पहले हमने भगत सिंह की शहादत पूरे देश ने मनाई है। भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत को हमने अभिवादन किया है, पूरे देश ने किया है। उसी के 2 दिन के बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं गणेशंकर विद्यार्थी जी की शहादत को सलाम करने के लिए। तो गणेशंकर विद्यार्थी की शहादत और भगत सिंह की फांसी या भगत सिंह के सहयोगियों की फांसी, इसका एक दूसरे से संबंध है। उसकी मैं प्रस्तावना नहीं करूंगा। वक्ता जो हमारे हैं उनके भाषणों से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। 1931 में मारे गए गणेशंकर विद्यार्थी कानपुर में। जो उनकी कर्मभूमि रही है वो कानपुर, उन्नाव और लखनऊ वगैरह ये जो इलाका है वहाँ से है। और आज हमारे जो प्रमुख मेहमान हैं अतुल तिवारी जी, वह भी वहीं उसी इलाके से हैं। वैसे आज की स्थिति जो है ये बहुत ही, क्या कहेंगे, देश की जो स्थिति है इसमें तो हमारे आजादी के आंदोलन को, विरासत को जितना नष्ट किया जा सकता है करने की कोशिश। नामों को बदला जा रहा है, रास्तों के नामों को बदला जा रहा है, स्टेशनों के नामों को बदला जा रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। अब इस विरासत जो है हमारी आजादी के आंदोलन की, ये शहीदों के खून से हमें मिली है। इसका ताना बाना जो है इस देश का, ये शहीदों के खून से बना हुआ है। कितने लोग थे अंडमान में, कितने युवा थे। हमारे महाराष्ट्र में एक का ही नाम अंडमान के बाद लिया जाता है। अंडमान में देखिए 15-20 साल के लड़के थे अंडमान में, काले पानी की सजा पर गए हुए। कितने लोग थे भगत सिंह जैसे जो शहीद हुए। कौमी एकता के लिए गणेशंकर विद्यार्थी जैसे लोग ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये हमारी विरासत है और विरासत को मिटाने की जो कोशिश हो रही है, इस कोशिश के वक्त में हमें गणेशंकर विद्यार्थी जैसे लोगों को, इनके विरासत को फिर से लोगों के सामने रखने की जरूरत है। मुंबई में 2 साल पहले हमने जितने शहीदों के यहाँ मूर्तियां हैं उनको हमने एक पैदल मार्च करते हुए उनको स्मरण किया उस समय, और लोगों को याद दिलाया भाई हमारे बम्बई में ये जो व्यक्ति है, ये जो शहीद हुए हैं वो कौन। तो स्थिति ये है कि उन्होंने तो तय कर लिया है कि हम तो तोड़ेंगे। हम कहते हैं हम जोड़ेंगे। आप तोड़िए, हम जोड़ेंगे। तो ये जोड़ने की कड़ी में ही गणेशंकर विद्यार्थी को हम आप हम सब लोग मिलकर आज उनको याद कर रहे हैं। ये हमें गणेशंकर जैसे लोग हैं, इनकी शहादत हमें एक ताकत देती है, हौसला देती है, लड़ने के लिए हौसला देती है। तो कौमी एकता हमारे यहाँ दंगे हुए नहीं, ऐसा नहीं। हम आजादी आंदोलन पूरा नफरत से डरा और डरा हुआ। पिछले बार हमने गणेशंकर विद्यार्थी पर व्याख्यान जिस व्यक्ति का रखा था वो इसके स्पेशलिस्ट हैं, ये जो सोशल मीडिया पर कुछ करते हैं उसके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बीजेपी का जो चलता है, क्या बोलते हैं उसे, चलाते हैं ना, क्या बोलते हैं, IT से चलता है, उसके स्पेशलिस्ट है और उसके बारे में मैं बोलूंगी। IT से कैसे काम करता है। फिर कहने लगे कि बीजेपी का नाम आप डाल दीजिए। मैंने आदमी कितना सोचता है कि ये डाले कि नहीं डाले, डाले कि नहीं डाले। तो इतनी भयावह कार्यकर्ता भी यार डरा हुआ है। बोलते हैं कुछ, अगर MP की, राहुल गांधी की MP की सदस्यता
लोकसभा की अगर खत्म कर दी जाती है, वो अलग बात है कि वो कानून क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, वो अलग बात है, लेकिन राजनीति तो है ना, राजनीति तो है। तो यह स्थिति है, और इस स्थिति में हम लोग आज खड़े हुए हैं गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत को उनका अभिवादन करने की। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। गणेश शंकर विद्यार्थी केवल गणेश शंकर विद्यार्थी के रूप में हम यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उनको अभिवादन करना यहाँ हमारा कार्यक्रम नहीं है। यह अनेक वर्षों से हम लोग जो कौमी एकता के लिए काम कर रहे हैं, इस देश में सेक्युलरिस्ट जो लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को जानते हैं, जो धर्म सद्भाव को बात करते हैं, जो गांधी को मानते हैं, ये सब लोग हम लोग जो कौमी एकता के लिए काम कर रहे हैं, इसी की एक हिस्सा करके ये कड़ी के रूप में हम गणेश शंकर विद्यार्थी को शहादत को मनाते हैं। भगत सिंह को मनाते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी को भी मनाते हैं। और एक बात है, अभी एक विमोचन होगा वसंत रजब की किताब का, छोटा सा, वो वसंत रजब भी एक है जिसको हमें फिर से ले आना है, नक्शे पर ले आना है इस आदमी को, ये दोनों को, गणेश शंकर विद्यार्थी को ले आए, वसंत रजब को भी ले आएंगे, और वसंत रजब अहमदाबाद और कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी, इन दो बिंदुओं को जोड़ना है हमें। ये हमारी कमिटमेंट है, ये मेरी कमिटमेंट है, हम वो काम करेंगे आगे चलकर। ये भी काम अगर हमें मौका मिला तो मैं अगर हम ये काम करेंगे आगे चलकर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सुनने आए हैं अतुल जी को, और हमारे अध्यक्ष हैं श्याम पाखरे, प्रोफेसर डॉक्टर श्याम, इन्हें सुनने आए हैं। मैं अपनी बातें यही करना चाहता हूँ। धन्यवाद। एकता के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले प्रथम शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे गणेश शंकर विद्यार्थी। विद्यार्थी जी का जन्म 26 अक्टूबर सन 1890 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तत्कालीन ग्वालियर राज्य में थी। विद्यार्थी जी ने सन 1909 में मैट्रिक पास किया और इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में दाखिला लिया। विद्यार्थी जी कुशाग्र बुद्धि वाले परिश्रमी छात्र थे, लेकिन परिवार की आर्थिक परिस्थिति के कारण वे पढ़ाई जारी न रख सके और अपने बड़े भाई शिवव्रत के पास कानपुर आ गए। विद्यार्थी जी की पत्रकारिता का श्री गणेश इलाहाबाद में हो चुका था। कानपुर में उन्होंने कुछ समय के लिए साहित्यिक पत्रिका सरस्वती में काम किया। 9 नवंबर 1913 को विद्यार्थी जी ने कानपुर के थाना मोहल्ले में एक टूटे मकान से प्रताप साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसी मोहल्ले की एक गली में उनका निवास भी था, जहां वे अपने परिवार के साथ रहते थे। शुरू में प्रताप बाहर सकता था, किंतु बाद में अपने ही प्रेस में छपने लगा। देखते ही देखते प्रताप न केवल एक अग्रणी राष्ट्रवादी पत्र के रूप में प्रख्यात हो गया, बल्कि विद्यार्थी जी की साहित्यिक रुचि के कारण हिंदी के अनेक समकालीन मूर्धन्य कवि, लेखक व साहित्यकार भी इससे जुड़ गए। स्वर्गीय गणेश शंकर के विद्यार्थी आज मैं उससे बड़े पिता समान को उसका छोटा पुत्र स्वर्गीय ओंकार शंकर जी से मेरा बहुत घनिष्ठ करता है और आरंभ में साहित्यिक नवमुखी साहित्यिकों को सहायता देने में गणेश जी नंबर 1 और आंखों पर भी अच्छा 2-3 साल 4 साल के जीवन काल में प्रदान करने का अवसर मुझे मिला। गणेश जी के साहित्यिक प्रतिभा को सुधारते हुए समाज गोरखपुर के हिंदी साहित्य सम्मेलन को उन्होंने अध्यक्ष बनाए थे। विद्यार्थी जी मनसा वाचा कर्मणा एक सच्चे देशभक्त थे। वे जुझारू राजनीतिक नेता नहीं, अपने समय के एक अग्रणी पत्रकार भी थे। उनके व्यक्तित्व में निर्भीक, पत्रकार,
और समर्पित देशभक्त का अद्भुत सम्मिश्रण। वे इतने निर्भीक थे और उनका पत्र देश की स्वतंत्रता के लिए इतना संघर्ष कर रहा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उन्हें बार बार चेतावनी देनी पड़ी और आखिर वो उनका पत्र भी बंद किया। उन्होंने मेरी एक छोटी सी पुस्तक जिसका नाम था बारडोली विजय अपने प्रेस में छापी। बारडोली विजय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सफल सत्याग्रह संग्राम का जो उन्होंने बारडोली में चलाया था संक्षिप्त वर्णन था। विद्यार्थी की सुविधाजीवी या अवसरवादी पत्रकार नहीं, अन्याय और शोषण के खिलाफ न केवल उनकी लेखनी की आग उगलती थी, बल्कि वे स्वयं भी संघर्ष में कूद पड़ते थे। रायबरेली, प्रतापगढ़ और चंपारण आदि के किसानों पर ताल्लुकदारों और ब्रिटिश पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने न केवल प्रताप में ही जिहाद बोला, बल्कि किसानों को संगठित करके उन्हें अपना नेतृत्व भी प्रदान किया। किसानों में चेतना जागृत करने के लिए उन्होंने कानपुर के पास नरवल में एक आश्रम भी स्थापित किया जो आज भी विद्यमान है। कानपुर के मिल मजदूरों को मिल मालिकों के शोषण के खिलाफ संगठित करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने साप्ताहिक प्रदान में अपनी लेखनी द्वारा और ट्रेड यूनियन मंच से वे निरंतर मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। स्वर्गीय गणेश सिंह विद्यार्थी कानपुर के मजदूरों के प्रमुख, उन्होंने कानपुर में जो सन 1920 की हड़ताल उसके बाद कानपुर मजदूर सभा की स्थापना की और वो संस्था आज भी अच्छे रूप में कार्य कर रही है। मृतक के पास का वो बराबर मजदूरों के बीच में उनके प्रश्नों को लेकर के नेशनल बैंक से गवर्नमेंट से और अपने अखबार किताब के द्वारा वो अच्छी तरह से मजदूरों के प्रश्नों को उठाते रहे। यही नहीं कि सिर्फ कानपुर, थोड़े दिनों के बाद तो कानपुर के अच्छे श्रमिक नेता के रूप में उभर करके आए और उन्होंने प्रांतीय कांग्रेस प्रांतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लिए चाहे जिसके हीरो प्रसन्न सदन यहाँ हुआ उसके स्वागताध्यक्ष। विद्यार्थी की निष्ठावान कॉपरेटिव थी। गांधी जी के अहिंसावाद में उनकी अटूट श्रद्धा, लेकिन इसके बावजूद क्रांतिकारियों से भी उन्हें हमदर्दी और वे उन्हें शरण भी देते थे। एक बार मुझे संदेश मिला तो तुम पंडित जवाहरलाल नेहरू से समय निश्चित करके चंद्रशेखर आजाद से उनकी मुलाकात करा। मैंने पंडित जी से समय लिया और शाम के जुटपुटे में न उनको आनंद भवन ले गया, वहां आजाद जी की पंडित नेहरू से काफी देर से चलता। मेरी मुलाकात सन 1925 के दिसंबर में कानपुर के प्रताप कार्यालय में गणेश शंकर जी ने मेरा परिचय कराया भगत सिंह। विद्यार्थी की 40 वर्ष की अल्पायु में अपनी गहन निष्ठा, राजनीतिक सूझबूझ और अथक परिश्रम के कारण कांग्रेस के शीर्षक नेताओं की गिनती में आ गए। 1921 में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो गणेश शंकर जी की बड़ी भारी भूमिका उसमें रही और प्रताप ने बड़ा भारी नेतृत्व प्रदान किया। तो 1925 में कांग्रेस का जो अधिवेशन
ว่าก็ร้านก็สุดว่าश्रीमती सरोजिनी नायडू उन्होंने जनता जो जनता कमेटी बनी थी करेगी उसके निर्णय से अपनी तीखी कलम और जुझारू राजनीति के कारण विद्यार्थी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। अपनी आखिरी गिरफ्तारी से छूटने के बाद वे प्रधानता एक ही अंक निकाल पाए थे कि 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। सारे देश में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। एक साजिश के तहत 24 मार्च को कानपुर में सांप्रदायिक दंगा खड़ा हो गया। और मुसलमानों को बताते हुए विद्यार्थी जी स्वयं शहीद थे। चौड़े गोला में धर्मांध दलितों की एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन पर प्राणघातक प्रहार किया। विद्यार्थी जी की शहादत की खबर फैलते ही शहर में दंगे थम गए और एक सन्नाटा छा गया। न हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, इंसान की जुस्तजू हमें निरंतर धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाने की प्रेरणा देता रहेगा। जैसी थी एल शेप में, वहां पे छूटना आसान होता था और क्योंकि छतें पुराने मोहल्ले में सब मिली हुई थी, उनकी पीली कोठी की, तो एक छत से दूसरी छत पे भाग जाना गायब होने के लिए बहुत आसान होता था। उन्होंने इन लोगों को न सिर्फ पाला पोसा था, पढ़ाया लिखाया था, उनसे मतभेद भी रखे थे, पर कभी उनसे दूरी नहीं रखी थी। इस घटना ने इतना हिला दिया विद्यार्थी जी को कि उनको तेज बुखार चढ़ाया। विद्यार्थी जी को वो दिन अच्छी तरह याद आया जब हल्की हल्की दाढ़ी वाला 17 साल का एक लड़का सिर्फ एक चादरा लपेटे, जो आमतौर से लुंगी तहमत पंजाबी पहनते हैं वो भी नहीं थी, वो भी खो गई थी कहीं, तो जो चादर था ओढ़ने का वही लपेटा हुआ था भगत सिंह ने। उनका कुर्ता भी कहीं जा चुका था, तो एक कोट था उनके पास, वो उन्होंने उल्टा पहन रखा था, पगड़ी की जगह एक गमछा था। ये लड़का उनके प्रेस में सुरेश भट्टाचार्य के साथ शचीन्द्रनाथ सान्याल की एक चिट्ठी लेकर आया। क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह जी, जो 20वीं सदी की शुरुआत से ही लाला लाजपत राय के साथ पंजाब के बड़े नेता, गांव-गांव जाकर के जो किसानों के लिए काम कर रहे थे और जिनका लिखा हुआ नहीं था लेकिन जिनके गाने से वो गाना प्रसिद्ध हुआ था, पगड़ी संभाल जट्टा वो पगड़ी संभाल ले, खेतों में पड़ गए कीड़े, तन पे नहीं दिसते लीड़े, हुआ क्या तेरा हाल हुए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल बोए। इस गीत को पंजाब भर में गा गा करके किसानों को इकट्ठा करने वाले अजीत सिंह सन 1907 में ही देश छोड़ के चले गए थे। पहले ईरान तक जाके उन्होंने, अंग्रेजों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो ईरान से वो आगे निकल गए, कुछ दिन यूरोप रहे, दक्षिण अमेरिका चले गए और बाद में, बहुत बाद में 1946 में जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पे वो वापस आएंगे और डलहौजी आके रहेंगे, तो वहीं मरेंगे 15 अगस्त 1947 में। तो इन बहादुर अजीत सिंह का सगा भतीजा भगत सिंह जब उनके पास आया, तो इसलिए आया था भगत सिंह भाग करके कि उसकी शादी करा रहे थे माँ बाप, और वो कहते थे मेरी शादी तो मौत से हो चुकी है, तो भाग के आया था कि मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे निकल जाना है। तो कानपुर लोगों ने कहा पहले पहुंचो, वहां से कोई तैयारी करो, और वो चाहते थे कि मैं जापान पहुंच जाऊं जहां राज बिहारी बोस रहते हैं, और राज बिहारी बोस के साथ रह के जैसे वो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आजादी के लिए, मैं भी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ूंगा। उनको विद्यार्थी जी ने समझाया कि भाई देश के लिए लड़ाई देश में रह के भी लड़ी जा सकती है, सिर्फ तुम्हारे चाचा वाला रास्ता ही नहीं है, और भी दूसरे रास्ते हैं, और तुम यहीं रह के लड़ो।
तो उनका फिर मैं जाऊंगा कहाँ, खाऊंगा क्या? तो उनका प्रेस है, काम करो प्रेस में, कुछ ना कुछ सीखो, काम करो। और प्रेस में काम करने लगे और जब देखा कि इतना प्रतिभाशाली लड़का है तो उन्होंने भगत सिंह को बलवंत, तो वहां भी उसको कवर करने के लिए विद्यार्थी जी ने भगत सिंह को भेजा था। एक बार किसी ने आके पूछा कौन है सरदार लड़का, तो विद्यार्थी जी ने बिल्कुल साफ झूठ बोल दिया कि भाई ये मेरे दोस्त है पंजाब में, वो प्रेस खोलना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने लड़के को भेजा कि जाओ थोड़ा बहुत काम सीख लो, तो मैं इसको काम सिखा रहा हूँ हर चीज का। ये छपाई ऐसी होती है, डिस्पैच ऐसे होता है, ऐसे लिखा जाता है, कंपोजिशन ऐसे होता है, कंपोजिटरी ऐसे होती है, तो ये सब मैं इसको काम सिखा रहा हूँ। ये बड़ा ही टेंस, तनावपूर्ण वक्त था कि जब कानपुर भर में एक दिन पहले तक ये नारे लग रहे थे कि गर भगत सिंह चढ़ गए फांसी पर गोरे बम से हो जाएंगे, गर भगत सिंह चढ़ गए फांसी पर गोरे बम से हो जाएंगे। क्योंकि भगत सिंह अरेस्ट बॉम्ब फेंकने पे हुए थे बटुकेश्वर दत्त के साथ, जो कानपुर गए हैं। कानपुर में ही बटुकेश्वर दत्त से भगत सिंह की दोस्ती हुई थी। कानपुर में प्रताप प्रेस में ही चंद्रशेखर आजाद पहली बार भगत सिंह से मिले, तो कानपुर में ही शिव वर्मा से मिले, कानपुर में ही इतने सारे क्रांतिकारियों से मिले, कानपुर में ही राम प्रसाद बिस्मिल जी से उनकी मुलाकात, कानपुर में ही अशफाकुल्लाह खान से मिले। कानपुर में आपको ज्यादा पता होगा इन चीजों के बारे में, लेकिन कानपुर वॉज वेरी सेंट्रल टू द होल एग्जिस्टेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ भगत सिंह द रेवोल्यूशन। जहां कल तक ये नारे लग रहे थे कर भगत सिंह चढ़ गए फांसी गोरे बम से हो जाएंगे, वहां यम का यम एक सन्नाटा तारी हो गया। ये सन्नाटा कोई आम सन्नाटा नहीं था, और अंग्रेज जानते थे कि ये एक विप्लव के पहले की चुप्पी है, ये तूफान के पहले की खामोशी है। और अगर तूफान को टालना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और किसी भी अगर मेन मुद्दे से आपको ध्यान हटाना है तो सरकारों के पास इससे अच्छा कुछ नहीं होता कि एक दंगा भड़का दिया जाए। दीवान साहब यहां बात कर रहे थे कि शायद दंगे अपने आप होते हैं और सरकारें कभी कभी करवाती हैं। मुझे तो लगता है कि ज्यादातर सरकारी नहीं तो सरकार से जुड़े हुए लोग, नहीं तो किसी न किसी सत्ता में बैठे हुए लोग, भले वो धार्मिक सत्ता में बैठे हुए लोग, वो दंगा भड़काते हैं। लोग दंगा नहीं भड़काते हैं, लोग आपस में लड़के खुश हो जाते हैं। लेकिन दंगा जिसमें बाकायदा जरूरत होती है कि हथियार लाए जाए और गोले लाए जाए और बम लाए जाए और तलवारें लाई जाए और गणासे और फरसे लाए जाए, वो तो कोई ना कोई उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक साजिश होती है। और वैसी ही साजिश अंग्रेजों ने भड़काई 23 तारीख के बाद 24 तारीख को, और पूरे कानपुर में दंगे शुरू हो गए। कानपुर में जब ये अचानक हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के तो विद्यार्थी जी के सामने संकट था कि वो कांग्रेस सेशन में जाएं, जहां तमाम नए प्रस्ताव पेश और पास किए जाएंगे। भगत सिंह के साथियों का शोक प्रस्ताव भी, यह अपने शहर को सांप्रदायिक हिंसा से बचाएंगे। और उत्तर उनके सामने स्पष्ट था, उन्हें अपना कराची की चिंता थी, न अपने खोए पिछले साथियों की। उनकी चिंता थी कि अब हिंदू मुसलमानों दोनों की जान बचाई जाए, क्योंकि दोनों पहले इंसान थे। डॉक्यूमेंट्री की आखिरी लाइन अगर आपने सुनी तो ना हिंदू मरा था ना मुसलमान मरा था, एक इंसान था और एक इंसान मरा था। उनको इंसानों को बचाना था, उनको ना हिंदुओं को बचाना था ना मुसलमानों को बचाना था। वो अच्छी तरह जानते थे कि इस काम में खतरा है, पर ये पहली बार वो दंगों को रोकने का काम नहीं कर रहे थे। बचाना इतनी गलत बात नहीं, और मस्जिद वालों ने उसको बचने दिया, उसका साथ दिया। तो दंगे वो इसके पहले भी रुकवा चुके थे अपने पर्सनल इंटरवेंशन से, और उनको पूरा विश्वास था कि इस बात भी वो ऐसा कर सकेंगे। डरते वो थे नहीं, क्योंकि 16 साल की उम्र में जो उन्होंने अपने जीवन की पहली किताब लिखी थी विद्यार्थी जी ने, जब वो अभी जर्नलिज्म सीख ही रहे थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे एक मूर्धन्य हिंदी के जर्नलिस्ट थे जिनके साथ सरस्वती पत्रिका में वो काम करते थे, इसलिए उन्होंने छोड़ी थी, क्योंकि सरस्वती पत्रिका अधिक साहित्यिक पत्रिका थी और वो ज्यादा पॉलिटिकल बात करना चाहिए। वरना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साथ उनका कोई झगड़ा नहीं।
तो मैं जिक्र कर रहा था कि 16 साल की उम्र में जो पहली किताब लिखी थी विद्यार्थी जी ने, उसका नाम था मेरा आत्मोत्सर्ग, यानी मेरा बलिदान, मेरा उत्सर्ग, वो खुद उत्सर्ग, खुद किया हुआ उत्सर्ग। वो आदमी तो उत्सर्ग के लिए हमेशा से लालायित, फिर उसको किस बात का? बुखार में जलते हुए विद्यार्थी जी ने अपने शहर को जलता छोड़ देने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, और 24 की सुबह सुबह ही वो कुछ साथियों के साथ निकल पड़े सांप्रदायिकता की आग बुझाने के लिए। सारा दिन वो यहां से वहां लोगों को बचाते और समझाते हुए पूरे शहर का चक्कर लगाते रहे। जब उनकी मुलाकात शहर कोतवाल गुलाम हुसैन से हुई तो गुलाम हुसैन ने अपनी कुर्सी से उठने से और कुछ करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बुलाओ ना अपने गांधी को, उसी को बुलाओ और कहो कुछ करेगा। विद्यार्थी जी के सामने शायद 1916 का वो दिन घूम गया था जब उन्होंने गांधी जी को कानपुर बुलाया था। लखनऊ की कांग्रेस के अधिवेशन के बाद लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी दोनों एक ही दिन कानपुर पहुंचे। प्रसिद्ध और बड़े नेता तिलक जी को तो एक धर्मशाला में ठहराया गया, पर अभी अभी में ठोक दिए गए और जुलाई 1921 में प्रताप को बैन और बंद कर दिया गया। बजमीत विद्यार्थी जी ने एक नया रास्ता निकाल लिया था। उन्होंने प्रताप के साथ साथ प्रभा नाम की एक साहित्यिक पत्रिका शुरू कर दी। अब साहित्यिक पत्रिका को पॉलिटिकल इल्जाम लगा के रोकना जरा मुश्किल होता है, पर उसमें किस तरह का साहित्य छपता था ये अपने आप में मजेदार बात है, जो कभी कभी रेप्लिकेट होता था, इधर भी छपा उधर भी छपा। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता आप सबने शायद सुनी होगी, हिंदी के बहुत बड़े कवि थे जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा नाम की एक कविता लिखी थी। एक फूल कह रहा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहरों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पेट लाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। और ये साहित्य का और राजनीति का ऐसा सुंदर मिश्रण है कि इसको ब्राउनिंग हो, एच.जी. वेल्स हो या विक्टर ह्यूगो, ये सब उनके चहेते विदेशी लेखक थे और हिंदुस्तानी लेखक और तमाम। विक्टर ह्यूगो की 2 किताबें 93 का अनुवाद उन्होंने बलिदान नाम से किया। अब इसका देखे आदमी, मेरा आत्मोत्सर्ग पहली किताब है, दूसरी किताब जिसका नाम 93 थी 93 रख देते चुपचाप, क्या जरूरत थी उसका नाम बलिदान रखे। लेकिन देखिए आदमी के साइकी में क्या चल रहा है। तो 93 जब उन्होंने विक्टर ह्यूगो की लिखी तो उसका नाम उन्होंने बलिदान रखा। ला मिज़राब जब उन्होंने कही तो उसका नाम आहुति रखा। वो खुद साहित्य लिखने से ज्यादा अनुवाद करने को महत्व देते थे और अखबार में राजनीतिक लेखन को। और जब दोस्तों, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, हम भूल चुके हैं कलेक्टिवली कि रायबरेली में जब किसानों का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, मुंशीगंज नाम के एक कस्बे, मुंशीगंज के कस्बे में इतनी गोली चलाई गई थी किसानों के एक जत्थे में कि लगभग 500 लोग मारे गए थे वहां पे। और वो खुद मुंशीगंज के लिए निकल पड़े थे और खबर मिली थी जवाहरलाल नेहरू को, तो पंडित नेहरू चले गए थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित नेहरू वहां तक पहुंचने में सफल हो गए मुंशीगंज तक कि मुंशीगंज में एक नदी बहती है, सई नदी, हमारे यूपी की नदी है जहां से लखनऊ और उन्नाव की सीमा डिसाइड होती है। बहुत ही घूमी घामी सी नदी है, बहुत ही बलखाई नदी है। उस नदी के एक मुंशीगंज गोलीकांड के रूप में हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू सई नदी के उस तट पर खड़े थे, दूसरे तट पर रेलवे लाइन और सड़क के मध्य। और दोनों वक्ताओं के वक्तव्य सुनने के बाद अब कहने के लिए हमारे पास कुछ है। मैं जो तैयारी कर आया था उसमें से बहुत सारी चीजें दोनों वक्ताएं ने, तो मैं शेख भाई से कहूँगा कि आप धन्यवाद ये रखें और उसके बाद आप लोग जाइएगा नहीं, नाश्ते और पानी का इंतजाम किया जाए।